ठीक है, अभी नहीं करूँगा। यस सर, हो गया सर। हो गया सर, हो गया सर। ओके चलिए ठीक है, जिन लोगों नहीं हुआ वो लोग भी कर दे। क्लास के बाद सर कर दें? हाँ क्लास के बाद कर देना। 4 बजे बंद कर दूँ हमें, ठीक है? 4 बजे के बाद नहीं होगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एलईडी। एलईडी को की फुल में आपका लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला डायोड, ठीक है? तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो एक प्रकार का डायोड है, और जो आपका जब उसमें करंट फ्लो होता है तब आपके प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है? तो नॉर्मली जो हम डायोड अभी तक पढ़ रहे थे, सिलिकॉन और गैलियम डायोड, ठीक है? जो सिलिकॉन और गैलियम डायोड थे, वो क्या होता है कि उनके बीच में एनर्जी बैंड गैप कम होता है, ठीक है? इसलिए जब उनके बीच करंट का फ्लो होता है तो क्या होता है कि प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेमीकंडक्टिव मटेरियल है जिनसे डायोड बनाया जाए और वहां पे उसको फॉरवर्ड बायसिंग किया जाए, करंट का फ्लो किया जाए, तो वो सेमीकंडक्टिव मटेरियल आपके प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फेट, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, तो ये कुछ टाइप के आपके सेमीकंडक्टिव मटेरियल है। यदि आप इनसे डायोड बनाते हो तो क्या होगा, ये डायोड आपके जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तब क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, पी टाइप, एन टाइप, और आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? तो जब करंट का फ्लो होगा ये डायोड आपका प्रकाश का उत्सर्जन करता है एच म्यू के रूप में, इमिटिंग लाइट। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है? कुछ नाम मैंने बताया जो आपके डायोड के है, जैसे आपका हो गया GaAs गैलियम आर्सेनाइड, GaP गैलियम फॉस्फेट, और GaAsP गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट। ओके, तो कुछ ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के एग्जांपल बताए हैं आपको, जो जब आपको इनसे डायोड बनाया जाता है, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड बायसिंग किया जाता है तो क्या होगा, वहां पे आपका प्रकाश का उत्सर्जन होता है। प्रकाश का उत्सर्जन होने कारण है इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करता है तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी आपकी फोटोन के रूप में निकलती है, लाइट के रूप में। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि आपका दिस इज द कंडक्शन बैंड CB एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है? ये कंडक्शन बैंड होगा और ये वैलेंस बैंड होगा। उसके बाद आपको बताया था कि डोनर लेवल कहाँ होगा, एक्सेप्टेंस लेवल कहाँ होगा, जस्ट कंडक्शन बैंड और जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर, ठीक है? जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होंगे, वो कंडक्शन बैंड में होंगे, और जो आपके होल होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में होते हैं। तो क्या होता है, आपका जब इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन होता है तब ये क्या होता है, आपका हीट का उत्सर्जन करता है, एनर्जी का उत्सर्जन करता है, और जितनी एनर्जी उत्सर्जित होगी वो होगी डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होगा, जो एनर्जी गैप होगा आपका बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप बैंड, और डेल्टा ई इक्वल टू आपका होगा एच म्यू। और किस
प्रकार की आपकी लाइट का उत्सर्जन होगा, किस कलर की लाइट का उत्सर्जन होगा, वो डिपेंड करता है बिटवीन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच गैप। जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि किस कलर की लाइट का आपका उत्सर्जन होगा। क्योंकि लाइट एमिटिंग डायोड आपके अलग अलग कलर के होते हैं, देखे भी होंगे आप लोगों ने, देखिए लाइट एमिटिंग डायोड। यस सर। हाँ, अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, नीली, लाल, हरी, सब तरह की। जो लाइट का कलर होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी बैंड गैप पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एच म्यू हो गया और म्यू की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, ये अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा ई पर। और हमें पता है कि जो अलग अलग कलर होते हैं उनका लैम्डा आपका अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे अधिक लैम्डा कौन से कलर का होता है, रेड। रेड का, और सबसे कम वॉयलेट। वॉयलेट का, ठीक है। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग लैम्डा होगा, और लैम्डा आपका डिपेंड करता है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच एनर्जी गैप कितना है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, हीट का उत्सर्जन होता है, और वो हीट का उत्सर्जन आपका यहाँ पे प्रकाश के रूप में होता है। क्लियर, क्लियर आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड में जो आपका लाइट का उत्सर्जन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं ना, यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, तो उसी में आपका हीट का उत्सर्जन होता है। क्लियर, यस सर। लाइट emitting diode usually operate in 1.5 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट। जो मोस्टली ज्यादातर आपके लाइट emitting डायोड होते हैं वो आपके ऑपरेट करते हैं 1.5 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक। और आपका जो इलेक्ट्रिक पावर यूज करेगा डायोड वो वेरी स्मॉल होगी। नेक्स्ट है आपका जीने डायोड। आप लोग जब पीएन डायोड की बात कर रहे थे तब हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक देखी थी डायोड की कैसी आ रही है, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा था, कोई बताएगा, करंट नहीं फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक डाउन वोल्टेज आया सर, अचानक से करंट की वैल्यू बहुत इसके ज्यादा कारण क्या होगा, अचानक क्या होगा, डिफ्लेक्शन लेयर आपकी ब्रेक हो गई, इसके कारण क्या होगा, रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज हो गया। ओके, तो जीनर डायोड क्या होता है, आपका रिवर्स बायसिंग डायोड होता है जो वर्किंग करता है रिवर्स बायसिंग में। दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड क्या आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, और जो वर्क करता है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, या दूसरी बात में बोले ये रिवर्स बायसिंग डायोड है। उल्टा वर्क करता है पीएन डायोड के कंपेयर में, ठीक है। पीएन डायोड क्या है, जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तब करंट देता है, लेकिन जीनर डायोड क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा। जीनर डायोड का हम ये जो यूज करते हैं वो मोस्टली यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर।
क्या होता है, लगातार आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट करती रहती है, तो वोल्टेज आपकी रेगुलरली नहीं हो पाती, कभी घटती है कभी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसको रेगुलर करने के लिए आपके जीने डायोड का यूज किया जाता है। होता क्या है कि आपका जो जीना डायोड होगा, आपका कुछ ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, क्योंकि हम जब रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे थे तो क्या होता है कि एक लिमिट जब आप वोल्टेज अधिक जा रहे हो तो क्या होता है, सडनली आपकी करंट इंक्रीज हो जा रही थी। उसी को हमने बोला था कि इस वोल्टेज पे क्या होगा, करंट सडनली इंक्रीज होगी, दैट मीन ब्रेकडाउन, और वो क्या था, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। वी जेड यूज ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब कोई भी आपका डायोड, पीएन डायोड यदि रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और आपको ब्रेकडाउन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस VZ से अधिक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। और हम लोगों ने देखा था जब रिवर्स बायसिंग थी, क्या होता है कि पहले हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, आपकी करंट नहीं बह रही और अचानक क्या होता है, करंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस। ऊपर क्या था, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। ये शो करता है कि आपका, कि जैसे सडनली आपकी करंट इंक्रीज हुई इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, कि आपके जो करंट था उसमें अचानक लार्ज वेरिएशन हुआ एट द सेम पोटेंशियल, समान विभवांतर पे क्या हुआ, सडनली करंट इंक्रीज होगी, यानी कि दैट मीन लार्ज वेरिएशन इन करंट। और बस खाली यही चीज आपकी यूज होती है आपकी एज ए रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज की सप्लाई को रेगुलर करने के लिए। जो आपकी अनरेगुलेटेड सप्लाई है उसको क्या करना है, रेगुलर करना है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन प्राप्त ना हो, ठीक है। तो आपका जो सर्किट डायग्राम होगा ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर का, वो मैं बना देता हूँ अभी। तो जीनर डायोड का यूज किया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपका इनपुट है हियर, और हियर आउटपुट। लोड रेजिस्टेंस RL, इसका रेजिस्टेंस R, दिस इज जीनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है, ठीक है, एक लोड है, और ये आपका इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज कैसा है आपका, अनरेगुलेटेड वोल्टेज, रेगुलेटेड नहीं है। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ओके, एक इनपुट टर्मिनल है, एक आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल पे हमने इनपुट लगाया, और इनपुट कैसा है आपका, अनरेगुलेटेड, और हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। और फिगर में आपका एक जीनर डायोड लगा है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका VZ है, ठीक है। एक लोड लगा है RL और एक रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब आप अनरेगुलेटेड सप्लाई अप्लाई करते हो तो उस अनरेगुलेटेड सप्लाई के कारण क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। मान लेते हैं आपकी I करंट बहती है, ओके,
हमने माना क्या, आई करंट फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए लोड में करंट जा रही है, आपकी आई एल है, दिस इज द आई एल, एंड हेयर करंट आपकी कितनी हो गई, आई जेड इक्वल टू आई माइनस आई एल, आई जेड इक्वल टू क्योंकि हमने आगे माना कि यहाँ पे आपकी आई आ रही है, इसको हमने कह दिया कि आई एल है, तो यहाँ कितनी बची नीचे की ओर, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ के अकॉर्डिंग कितनी बची, आई माइनस आई एल, आई माइनस आई एल, उससे हमने आई जेड बोला कि जीना डायोड में इतनी करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, I इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। क्लियर? कितना ही हो गया और कुछ होगा? अब V इनपुट कितना होगा, आई इंटू आर सर, I इंटू आर, और ये सब जीना डायोड वाला फीलिंग है सर। ओके, देखो ये दोनों क्या पैरेलल में है। ओके, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, चाहे आप जीना डायोड का ले लो चाहे रेजिस्टेंस का ले लो, बात इक्वल है। ठीक है, प्लस वी जेड। क्लियर? या इसे तो मिल सकते हैं आई आर प्लस वी ओ। वी ओ क्या है, आउटपुट वोल्टेज। ओके, यस सर। ठीक है। लेकिन क्या है आपका V इनपुट क्या है, पैरेलल टू आपका जीनर डायोड इन V इन इक्वल टू वी जेड, वी जेड के इक्वल होगा। तो V और आउटपुट कितना आ गया, आई एल इंटू आर एल, सारे पैरेलल में लगे तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो गए। ये जो लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है वो सही है गलत है? ये नहीं समझना है जो कि आई जेड आई वी इनपुट इज इक्वल टू जेड हो गया सर। आपको यदि करंट फ्लो करनी है तो V इनपुट आपको V जेड या V जेड से अधिक देना पड़ेगा, अदरवाइज करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में है। और रिवर्स बाइसिंग में है तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V जेड से अधिक करंट वोल्टेज आपको सप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, इसलिए V जेड V इक्वल टू V जेड हमने लिखा है। तो V जेड इक्वल टू V आउटपुट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल हमें प्राप्त हुआ। अब जो हमने R रेजिस्टेंस लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू के लिए क्या है दिया है, वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस R ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका जीनर डायोड में जो करंट है आई जेड
आपका 5 टाइम लार्जर देन द लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट IL। IZ की वैल्यू IL से 5 गुना अधिक होनी चाहिए। R की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है R आपका, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि जिसके लिए आपका IZ की वैल्यू 5 गुना होनी चाहिए IL के। तो जीना डायोड आपका रिवर्स बायसिंग डायोड है जो वर्क करता है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। और इसलिए आपका जीना डायोड का यूज किया था एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, कि जब आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है उसको कंटिन्यूअस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है कि किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? इंक्रीज करना, ठीक है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम होगा, उस पे आप इनपुट अप्लाई करोगे, यार इनपुट, और जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट से अधिक होगा। दिस इज इनपुट एंड आउटपुट कितना होगा? इससे अधिक, दैट इज मींस बढ़ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो एम्पलीफाई क्या करेगा? जो वीक सिग्नल होगा उसको एम्पलीफाई करके बढ़ा देगा। क्लियर? एम्पलीफायर का काम क्या होता है? किसी वीक सिग्नल को बढ़ाना। ओके, एम्पलीफायर के दो टर्मिनल हो गए, एक तो आपका इनपुट वोल्टेज सिग्नल, ठीक है, और दूसरा आपका आउटपुट वोल्टेज सिग्नल टर्मिनल, ठीक है। बाकी बीच में आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम होगा जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और कैसे करेगा? तो जो आपका एम्पलीफायर के लिए यूज होता है वो होते हैं आपके ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एज ए एम्पलीफायर, ठीक है। दो टाइप के एम्पलीफायर होते हैं आपके, एक तो आपका कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, दूसरा है आपका कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सर इसका एनपीएन नहीं हो सकता? इसका सर कॉमन बेस का वो एम्पलीफाई नहीं करेगा ना, ओके सर, ठीक है। तो दो ही ट्रांजिस्टर के द्वारा आपको एम्पलीफाई सिग्नल प्राप्त होता है। तो दो कौन से हैं? एक तो कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, दूसरा है कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो कॉमन बेस पीएन एम्पलीफायर। सर्किट डायग्राम मैं बना देता हूँ, फिर बाद में वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
दिस इज द इमीटर। ईएमपी है तो करंट अंदर जाएगी कलेक्टर बेस और रेजिस्टेंस आर ई, वोल्टेज VEE, करंट आपकी IE, बेस करंट IB और कलेक्टर करंट आपकी IC। इसका आउटपुट रेजिस्टेंस RC और बैटरी लगी है आपकी VCC। ठीक है, आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो और आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आपको फिगर दिखाई दे रही है? हेलो, ओके। फिगर में क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कॉमन बेस सर्किट है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर यूज किया गया है जो आपका PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, जिसमें बेस क्या है, कॉमन रखा गया है। ओके, उसका एक पार्ट आपका इनपुट पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका आउटपुट पार्ट है। ठीक है, इनपुट सर्किट में आपका एक रेजिस्टेंस है RE और एक बैटरी लगी है VEE। और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में एक रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस RC और बैटरी लगी है VCC। ओके, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, IE इक्वल टू IB प्लस IC। यही होता है ना ट्रांजिस्टर के लिए। यस सर। और VI कितना होगा, दिस इज द VI हियर। VI कितना होगा और VO कितना होगा, इनपुट वोल्टेज कितना होगा और आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। सर IE into RC, सर VI IE into RE। ओके, और बैटरी तो लगी है, यस सर। तो फिर तो ये भी ऐड हो जाएगी सर ना उसमें VE। ऐड हो जाएगी। सर VI पूछना था सर, R into I हो जाएगा। अरे VI वही तो होगा जो इनपुट होगा, कुछ वोल्ट पोटेंशियल तो उसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा ना रेजिस्टेंस के अंदर। यस सर। ओके, इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल क्या होगा, इसमें ड्रॉप होगा, जितना बचेगा वो VI होगा या नहीं। यस सर। तो बैटरी कितनी है, VEE माइनस IE इंटू RE, ये होगा VI। VO की बात करें, VO कितना होगा, VCC माइनस IC इंटू RC, इतना ही होगा ना। यस बैटरी लगी है इधर, VE लगी है, उसका कुछ पार्ट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, बाकी इनपुट सिग्नल होगा। सिमिलरली आउटपुट में क्या, कुछ पोटेंशियल आपका RC में ड्रॉप होगा, बाकी जो बचेगा वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है, बात करें चेंज निकालना है। चेंज इन VI एंड चेंज इन VO, डेल्टा VI और डेल्टा VO कितना कितना होगा, ये क्या है, बैटरी लगी है VE कोई। ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, यस सर। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लोड क्या है, रेजिस्टेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज किसमें होगा, सर करंट में, IE में। तो आपका VI आपका होगा माइनस डेल्टा IE इंटू RE।
ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वी नॉट क्या होगा आपका, माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर सी। सर डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन लगा सर। वो तो इक्वेशन से आ रहा है ना, ओके सर। माइनस साइन है इक्वेशन पहले से। इसमें लोग एक तरह का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहली वाली टर्म हट जाएगी, दूसरी वाली टर्म क्या करोगे, खाली ओके सर। चेंज निकाल लेना, चेंज। यस सर। अब हमें निकालना वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर का मतलब था कि आपका एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना। तो इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए वोल्टेज गेन, ठीक है। तो गेन आपका कितना हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है, माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर सी अपॉन माइनस डेल्टा आई ई इंटू आर ई, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या आपका, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई इंटू आर सी अपॉन आर ई। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई क्या था भाई, पीछे जब एम्पलीफायर की बात कर रहे थे तब बात आई थी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई की। सर अल्फा था सर। अल्फा ए सी इंटू आर सी अपॉन आर ई। इसी को हम लिख सकते हैं ए वी, और गेन को हमने बोला ए वी, तो ए वी इक्वल टू अल्फा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। और जो रेजिस्टेंस गेन है उसको क्या है आपका, आर सी अपॉन आर ई को हमने बोला रेजिस्टेंस गेन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एवी का, एवी इक्वल टू अल्फा डी सी अल्फा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। क्लियर। यस सर। तो एवी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी क्योंकि अल्फा की बात हमने करी थी, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 0.95 से लेके 0.98 के बीच। या नहीं, यस सर। ओके ठीक। अब बात करें वर्किंग की। वर्किंग में क्या होगा, आपको इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट आपका है एसी सिग्नल, वीक सिग्नल, और आउटपुट आपको मिलेगा एसी सिग्नल होगा और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग। ये इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वर्किंग की, ठीक है। तो पहले हाफ सर्किल के लिए बात करते हैं। जब आपका वोल्टेज हाफ सर्किल के लिए लाइन ये वाला, ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या है आपका हाफ सर्किल के लिए, पॉजिटिव है या नहीं। यस सर पॉजिटिव। ठीक है। तो आपका पता है कि आपको आपका इनपुट भी फॉरवर्ड बायसिंग है, यस सर। ओके। तो फॉरवर्ड बायसिंग है तो आई ई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो आई ई बढ़ जाएगा और हमारे पास होता है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी बढ़ जाएगा तो आपका सॉरी आई ई बढ़ जाएगा तो आपका आई बी भी बढ़ जाएगा और आपका आई सी भी बढ़ जाएगा, ठीक है या नहीं। जब आपका आई बढ़ेगा तो आपका आईसी तो बढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि जब ट्रांजिस्टर की बात करी थी कि 2% आपके
चार्ज कैरियर बेस के द्वारा न्यूट्रल होते हैं, बाकी सारे आपके आगे पहुंच जाते हैं। और आई का बढ़ने का मतलब कि चार्ज कैरियर बढ़ गए तो कुछ चार्ज आपके न्यूट्रल हो जाएंगे, बाकी सारे आगे चले जाएंगे। दैट मींस कलेक्टर में और ज्यादा चार्ज कैरियर हो गए तो करंट की जो तीव्रता थी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस आई इंक्रीज आपका हो गया तो आपका आई सी भी बढ़ जाएगा। ओके, और आईसी आपका बढ़ रहा है, दैट मींस आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और आउटपुट में आपका जो कलेक्टर टर्मिनल है वो बैटरी कौन सी टर्मिनल से कनेक्ट है? नेगेटिव से है। नेगेटिव से कनेक्ट है। तो नेगेटिव से कनेक्ट है तो आपका जो कलेक्टर होगा वो लेस नेगेटिव होगा या मोर नेगेटिव होगा? सर लेस नेगेटिव हो जाएगा सर। लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि जो आपका आउटपुट था, लेस नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है आपका पॉजिटिविटी ऑफ कलेक्टर देन अर्लियर, पहले से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि देखो मान लीजिए आपके पास अभी 2 है, 2 के बाद यदि आपके पास 1 हो जाता तो क्या होगा, कम हो जाएगा। यस सर। ओके, लेस नेगेटिव इंडिकेट पॉजिटिविटी ऑफ कलेक्टर देन अर्लियर, पहले से क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव शो कर रहा है कलेक्टर को। तो आउटपुट वोल्टेज आपका पॉजिटिव होगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। पहली आधे साइकिल के लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा पहले से ज्यादा। सेकेंड हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ में क्या आपका इनपुट करंट रिवर्स हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने से क्या होगा, आपका इमीटर करंट रिड्यूस हो जाएगी, और इमीटर करंट रिड्यूस होगी तो आपकी कलेक्टर करंट भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कलेक्टर करंट कम होने के कारण आपका वी आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो शो कर रहा है आपका कलेक्टर बिकम मोर नेगेटिव, पहले से अधिक नेगेटिव हो गया। तो आपका जो नेगेटिव इनपुट एसी वोल्टेज के लिए आउटपुट आपका नेगेटिव होगा, यानी कि आपको जब आपका वोल्टेज नेगेटिव था तब आपको आउटपुट नेगेटिव मिला, जब आपका वोल्टेज पॉजिटिव था तब आपको पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो पहले कम पॉजिटिव था, फिर ज्यादा पॉजिटिव होगा, जैसे इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आपका लेस नेगेटिव था, यहाँ पे आपका उससे ज्यादा नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, बढ़ गया। और जो इनपुट सिग्नल है और जो आउटपुट सिग्नल है वो दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों के फेज डिफरेंस 0 होगा। और जो फॉर्मूले अभी बता देते कि आपका वोल्टेज गेन कितना होगा, अल्फा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन। और पावर गेन की बात करें तो पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, यानी कि आपका पावर गेन कितना आएगा,
पावर गेन एपी, क्या फॉर्मूला होता है पावर का? वी आई, यानी कि डेल्टा वी डॉट और डेल्टा आई। आउटपुट में कौन सी करंट है? आईसी सर। तो डेल्टा आई सी और अपॉन वी इनपुट, यानी डेल्टा वी आई और डेल्टा आई ई, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई कितना था भाई? अल्फा सर। अल्फा, एसी। अल्फा ए सी, तो ये हो गया अल्फा ए सी। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी? ए बी। यस सर। और ए बी कितना था आपका? अल्फा ए सी इंटू अल्फा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो आपके पास आ गया अल्फा ए सी का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन, जो पावर में आपकी बढ़ती हुई। तो ट्रांजिस्टर को ऐसे एम्पलीफाई किया जाता है किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। क्या होगा? वीक सिग्नल को आपका इसको इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, सिमिलरली आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। इनपुट करंट आपका, इनपुट आपका एसी इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव, और जो आउटपुट मिलेगा आपको वो इसका रिवर्स होगा, यानी कि 180 फेज में चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। जब आपका इनपुट पॉजिटिव है तब आपको आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, और जब आपका आउटपुट इनपुट नेगेटिव है तब आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच आपको जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। फिगर आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास एक आपका ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर? पीएनपी। और उसका जो इमीटर टर्मिनल है वो आपका कॉमन है, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक एनपीएन
ट्रांजिस्टर जिसका आपका एमिटर टर्मिनल क्या है, कॉमन है, तो कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका एक इनपुट सर्किट है, एक आपका आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में आप इनपुट अप्लाई करते हो और आउटपुट सर्किट में आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। और आउटपुट कैसा मिलेगा, जब आपका इनपुट पॉजिटिव था तब आउटपुट आपका नेगेटिव था, नेगेटिव मिला, और जब आपका इनपुट नेगेटिव है तब आपको आउटपुट पॉजिटिव मिला, ठीक है। यहाँ पे भी हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई किरचॉफ लॉ आपके पास होगा IE इक्वल टू IB प्लस IC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन आपकी आएगी कि VI इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE। VBE क्या है भाई, VBE क्या होगा, V आउटपुट आपका होगा VCC माइनस ICRC। है कोई भाई, सुन पा रहे आप लोग? यस सर। ओके, VBE क्या है, VBE जो लिखा VBE ये क्या है, सर्किट में तो नहीं पोटेंशियल दिख रहा डिफरेंस ट्रांजिस्टर। बिटवीन एमिटर एंड बेस। ये आपका वो पोटेंशियल है जो इमीटर और बेस के बीच में ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके, जैसे आप डायोड की बात कर रहे थे, डायोड में क्या था, बीच में आपका इधर P इधर N, बीच में आपका डिफ्लेक्शन लेयर, दैट मींस एक ऐसा बैरियर जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था या नहीं। आप करते थे यहाँ पे एक और P, तो क्या यहाँ पे एक बैरियर बनेगा, ठीक है। तो ये VB वही है जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, जो इनके बीच में जो बैरियर बनना है, डिफ्लेक्शन लेयर बन रही है। तो VI अब होगा आपका IB इंटू RB प्लस VBE, और V हो आपका होगा VCC माइनस IC इंटू RC, और डिफरेंस निकाल दो डेल्टा VI। डेल्टा VI कितना होगा, डेल्टा IB इंटू RB, और डिफरेंस निकाल दो डेल्टा VO माइनस डेल्टा IC इंटू RC। अब बात करें गेन की, तो गेन कैलकुलेट करें तो गेन कैसे आएगी, वोल्टेज गेन AB डेल्टा VO अपॉन डेल्टा VI, और डेल्टा VO क्या था आपका, माइनस डेल्टा IC इंटू RC अपॉन डेल्टा IB इंटू RB। तो ये हो गया आपका डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, क्या हो गया, पढ़ाया था ये तो थोड़े दिनों पहले ट्रांजिस्टर में ही, सर बीटा बीटा हो गया, बीटा AC, तो माइनस बीटा AC इंटू RC अपॉन RB। माइनस साइन शो कर रहा है कि आपकी जो वोल्टेज गेन है वो नेगेटिव है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर।
माइनस साइन तो क्या कर रहा है कि जब आपका इनपुट पॉजिटिव था तब आपको आउटपुट जो मिलेगा, गेन जो मिलेगी वो नेगेटिव होने के कारण रिवर्स होगी, 180 डिग्री में होगी, यानी कि नेगेटिव आपको गेन मिलेगी, अपोजिट 180 डिग्री का एंगल होगा आपका आउटपुट और इनपुट के बीच 180 का। ठीक है। सिमिलरली पावर गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी थोड़ी देर पहले निकाली थी। अब बात करें वर्किंग की, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली आधी साइकिल के लिए बात करें, इनपुट वोल्टेज क्या आपका पॉजिटिव है, यस या नो? सर VI, यस सर। VI पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो VI पॉजिटिव होने के कारण क्या है, इनपुट सिग्नल आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, जिसके कारण आपका I भी बढ़ जाएगा और IE भी बढ़ जाएगा, और जिस कारण आपका IC भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि IB, IE और IC तीनों आपके बढ़ जाएंगे जब आपका इनपुट पॉजिटिव है। और जब आपका IC बढ़ जाएगा तो V0 या VO क्या कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जबकि आपका जो आपका कलेक्टर का जो टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ओके, पहले से पॉजिटिव था, ठीक है, अब क्या हुआ, कम हो गया, कम होने के कारण क्या होगा, लेसर पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से कम पॉजिटिव हो जाएगा। जो कलेक्टर है वो पहले से लेसर पॉजिटिव हो जाएगा, जिस कारण जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। जो पहले जब आपको VI पॉजिटिव था तो आपका क्या हुआ, आपको जो आउटपुट मिला वो निगेटिव होगा, क्योंकि पहले से कम हो गया, कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मिलेगा। सिमिलर सी बात है, तो क्या हुआ, आपका आउटपुट नेगेटिव हो गया। और फर्स्ट हाफ साइकिल जब आपका इनपुट पॉजिटिव था तब आपको आउटपुट नेगेटिव मिला, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, इनपुट नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, सब कुछ करंट रिड्यूस हो जाएगी, ओके, और रिड्यूस होने के कारण क्या होगा, V0 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये पहले से अधिक पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो आपका आउटपुट क्या पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड हाफ साइकिल, और ये चीज हमने दिखाई थी जब आपने गेन की बात करी थी, गेन क्या था आपका, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि जब आपका वोल्टेज इनपुट पॉजिटिव था तो आपका आउटपुट नेगेटिव डायरेक्शन मिल रहा था, इसलिए नेगेटिव आ रहा था। तो यहाँ पे जो आउटपुट है VI, VO और जो इनपुट है VI, उन दोनों के बीच कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, 180 का। क्लियर? यस सर। ओके, एक और टॉपिक दिया है ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इतना टॉपिक भी नहीं है। चलिए, अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है।
ठीक है, या कुछ बचा है? एक दो टॉपिक बचा होगा, मैं देख लूंगा, वो कल डिस्कस कर लेंगे। शायद एक टॉपिक बचा है इंटरफेरेंस वाले चैप्टर का। क्या टॉपिक था? बाकी तो मोस्टली सारा कंप्लीट हो गया। आप लोग जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसका सॉल्यूशन जरूर कर लेना, ठीक है। अब बाकी आप लोग खुद भी ढूंढ लेना, इंटरनेट है आपके सबके पास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ सर, वो इंग्लिश में बोलने के कारण सर समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जब मुझे व्हाट्सएप भेजोगे सर इसकी हिंदी बता दो, तो भी तो बताओ भाई। तो सर हिंदी में सर हिंदी में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता उसमें मुझसे। सर अब हम कहाँ तक टाइप करेंगे सर? सर कहाँ तक आपसे पूछेंगे सर? जितने नहीं आते